कोई नहीं, उसको बोल दो वापस से ज्वाइन कर लेगी। तो ये बेसिकली अपना ये था, ठीक है। और ये आल्प्स, इसको याद रखना बस, इन माउंटेन रेंजेस को, बस ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है यूरोपियन रेनेसेंस में। कि क्यों रेनेसेंस केवल और केवल इटली में आया, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और ये यूके वगैरह में नहीं आया, ठीक है। बिकॉज ये एक मेजर जियोग्राफिकल बैरियर था जिसने इटली को बाकी मेनलैंड से अलग रखा। इसी के बीच में एक छोटा सा तुम्हें वो दिखेगा, एक कंट्री दिखेगी, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तुमने रील्स वगैरह में देखा होगा इसको मेनली। तो ये सब है मेनली बातें। अब हम चलते हैं नोट्स पे अपने। सो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ एंड लेट मी प्रेजेंट दैट वन। शिखा, आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ भैया, अब आ रही है। पिछली बार नहीं आ रही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था नोट्स में अभी अपने? इससे नीचे से नहीं नहीं, ये इससे ऊपर ही पढ़ा था। यहाँ हमको यहाँ पे। अरब वाला पढ़ लिया था हमने, और अपने को आर्टिस्ट इन रियलिज्म से पढ़ना था, हाँ, आर्टिस्ट है। ठीक है। तो आर्टिस्ट और रियलिज्म पढ़ते हैं अपन, ठीक है। स्क्रीन सबको हाँ, हमें विजिबल यहाँ है पे ना? पढ़ना आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। स्क्रीन सबको विजिबल है ना? चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो थोड़ा और जूम इन कर लूँ। तो आर्टिस्ट, वेट, एंड रियलिज्म। तो जो फॉर्मल एजुकेशन था तुम्हारा, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर, जिसकी हमने बात करी थी ह्यूमनिज्म में, ठीक है, जो ह्यूमनिस्ट एक्चुअली में पढ़ाते थे, ठीक है। तो एक्चुअली ये तरीके होते थे जिसमें ह्यूमनिस्ट ह्यूमनिज्म वाले आइडिया को उनके जनरेशन्स को बताते थे कि एक्चुअली पढ़ना क्या होता है, और एक्चुअली में सही मायनों में पढ़ाई क्या होती है, ह्यूमनिस्ट स्टडीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये जो मीडियम्स थे, जो ये तो माध्यम थे बताने के कि एक्चुअली में ह्यूमनिज्म क्या होता है, ये थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ठीक है, ये ह्यूमनिस्ट आइडियाज को तो स्प्रेड कर ही रहे थे। अब इसके साथ साथ बाकी जो डिफरेंट आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर हो रहे थे जो पिछले एंशियंट वर्क्स थे पास्ट के। जैसे पहले रोमन एम्पायर था, तो रोमन एम्पायर के टाइम पे कुछ आर्किटेक्चर्स बने होंगे, ठीक है, कुछ स्कल्पचर्स बने होंगे, या कुछ बिब्लिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि बाइबल में होंगे, ठीक है। अब उनको इनको दर्शाना था, इंस्पायर हो रहे थे उस एंटिक्विटी से, वो जो विरासत थी उससे इंस्पायर हो रहे थे, ठीक है। तो जब डिस्कवरी की गई वहां पर, जब लोग गए, आर्टिस्ट गए, उन्होंने खोजा जब एंशियंट रोम की सिटी में जाके, तो उनको कुछ फ्रेगमेंट्स मिले रियून्स के। अब ये रियून्स मतलब होता है खंडहर, ठीक है, जो कहते हैं ना अबेंडन प्लेसेस होती है, अबेंडन। तो उससे एक लेवल आगे, ठीक है, अबेंडन, बहुत ही पुराने एकदम खंडहर मिले हुए थे, टूटे हुए मकान, बिल्डिंग सारी मिली हुई थी, रोमन काल की, उस टाइम की सारी डेजर्टेड सिटीज मिली थी उनको, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि उस खंडहर में भी काफी अच्छे आर्किटेक्चर दिखती है उनको, ठीक है। जो रोम गिरा ना, उससे पहले की जो आर्किटेक्चर थी उसमें भी वो ब्राइटनेस थी, वो कमाल का नक्काशी किया हुआ था, ठीक है। सेम जील, जील यानी कि बहुत ही ज्यादा कह लो अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर था, ठीक है। और साथ में विच एंशियंट टेक्स्ट हैव बीन सॉट आफ्टर एज मटेरियल एविडेंस ऑफ रोमन कल्चर। जितने भी टेक्स्ट आर्किटेक्चर वगैरह थे उस समय के, वो भले ही खंडहर में मिले लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल के थे। उनका जो, उनकी जो नक्काशी थी, उनकी जो बारीकी थी,
वो काफ़ी हाई लेवल की थी। अब कुछ इटालियन स्कल्पचर्स जो थे उस ट्रेडिशन को कैरी आउट करना चाहते थे, जिसमें वो परफेक्ट मेन और वुमेन कार्व आउट करते थे स्टोन से। ठीक है, स्टोन सेंचुरीज अर्लियर, यहाँ पर इन कुछ और होगा आई गेस, मुझे चेक करना पड़ेगा, ये वर्ड सही नहीं लग रहा। बट हाँ, जो इटालियन स्कल्पचर थे, खास करके इटालियन ही होंगे और कहीं पर हुआ ही नहीं था रेनेसेंस, तो वो उनका बस एक गोल था कि कैसे ना कैसे करके जो मेन और वेमेन है उनको एकदम परफेक्टली तरीके से वो एक स्टोन स्कल्पचर में उतार दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डोनाटेलो है। ठीक है, ये 1416 में डोनाटेलो, अगेन ईयर ईयर को याद रखने की जरूरत नहीं है, 15 सेंचुरी याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 15 सेंचुरी का पीरियड है। तो डोनाटेलो ने बहुत ही लाइफ लाइक स्टेचूज बनाए हिस्ट्री के। ठीक है, मतलब कि कमाल के एकदम स्टेचूज थे इनके। ठीक है, और खास करके इन ऐसे जो स्कल्पचर्स होते थे, ठीक है, स्कल्प्टर्स होते थे, इनको साइंटिस्ट एक्चुअली में हेल्प करते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तुम देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ के जो प्रोफेसर थे एंड्रियास वसेलियस। ठीक है, ये फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट किया था। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से उसकी चीर फाड़ करी थी। और उसके बाद और ज़्यादा आगे स्टडीज़ गई यहाँ पर, ये जो साइंटिफिक स्टडीज थी फिजिशियन वाली, ये थोड़ी सी और आगे जाती है और मॉडर्न फिजियोलॉजी का तुम कह सकते हो आविष्कार होता है, डिस्कवरी होती है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ तक पहुंच गए थे कि बोन जो है ह्यूमन बॉडी के बोन्स, उनको स्टडी करने लग गए थे ताकि जो स्कल्पचर्स हैं उनको हेल्प मिले कि कैसे एक बेहतर स्कल्पचर बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर होगा आई गेस, कहीं लिखा हुआ था आई गेस, ये बोन को स्टडी करते, हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, आर्टिस्ट वहाँ पर स्टडी करते थे कंपोजिशन ऑफ ह्यूमंस बोन। ठीक है, ताकि वो एक बेहतर तरीके से ह्यूमन को वो कर पाए, कार्व आउट कर पाए पत्थरों में से। ठीक है, अब एक मुझे याद नहीं आ रहा, शायद से एक पीटा करके एक स्कल्पचर बनाया था, वो तुम्हारे बुक में भी उसकी फोटो है, अगर तुम देख सको तो वो काफी परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ज्योमेट्री ने तो इसी के साथ साथ ज्योमेट्री का भी फिर तुम्हारा डिस्कवरी होता है, एक फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, और बेसिकली इन सब का मेन फोकस यही होता है कि कैसे जो स्कल्प्टर्स हैं उनको हेल्प किया जा सके और एक बेहतर लाइफ लाइक स्कल्पचर्स बना सकें वो स्कल्प्टर्स जो हैं इटली में, जो उस समय रह रहे थे 15 सेंचुरी में। क्लियर है यहाँ तक, को डाउट? शिखा, श्वेता, श्रुत? भैया चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट का क्या मतलब है कि लास्ट वाला कहाँ पर कहाँ पर है? लास्ट दूसरी वाले पॉइंट है लास्ट में लिखा एडिशनली वाला? ऊपर ऊपर ओके, नहीं इससे ऊपर इससे भी अच्छा, ये तो रहा चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट। ओके, चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब है जहां पर स्कल्पचर और रखता था एट द एंड, वहां पर मान के चलो ये जगह है, यहाँ पर उसने मूर्ति को रखा, मूर्ति तो बड़ी बेकार है, लेकिन उसने अगर रखा तो वो कैसे लाइफ लाइक लगेगी, मतलब कि इस तरीके से उसको बनाना है कि उसके जो शैडोज हैं वो बिल्कुल असली लगे देखने पे। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री का और मेन जो इसमें था फोकस वो था ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन सब पे, ताकि इवन लाइट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी का मतलब है यहाँ पर आई गेस रे, रेज ऑफ लाइट, मतलब कि जो टाइम के हिसाब से भी वो सही लगे, बेसिकली उसका ये मतलब है। ठीक है, ना चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट क्या होता है इसमें। ठीक है, यहाँ तक इज दैट क्लियर? हाँ ठीक है, बाकियों को क्लियर है अभी तक? बाकी हैं भी? हाँ भैया। ओके ओके, कूल। तो ज्योमेट्री का गोल यही था बेसिकली कि कैसे हेल्प किया जा सके स्कल्पटर्स को कि वो रियल एकदम लाइफ लाइक स्कल्पचर्स को कार्व आउट कर सकें। ठीक है, 3D लुक के साथ। तो ज्योमेट्री का तो मेन फोकस ही होता है 3D,
स्कल्पटिंग में। तो ये था, ठीक है। बाद में जाके एक वाइब्रेंट कलर पैटर्न आ जाता है पेंटर्स के लिए। और पैलेट का मतलब होता है बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर, ठीक है, कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर पैटर्न, कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर पैटर्न्स, ठीक है। डिफरेंट, एक नया बहुत ज़्यादा कह लो डाइवर्सिफाइड कलर पैलेट आ गया, जिसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल गए उनके पास। और वो कैसे आया? बिकॉज ऑफ ऑयल। ऑयल पेंटिंग जब सामने आती है तुम्हारी, इससे पहले वेजिटेबल कलर से पेंटिंग करते थे वो लोग, तो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थे कलर पैलेट में। और कलर भी अच्छे से वो नहीं कर पाता था, एक तरीके से बिहेव नहीं करता, सूखने के बाद कुछ ज़्यादा लाइट हो जाता था, गीला करने के बाद थोड़ा डार्क हो जाता था। बट ऑयल ऐसा वो होता नहीं है। जो ऑयल कलर्स होते हैं, ऑयल पेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या क्या चलो नेचुरल होते हैं अपने नेचर को लेके, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं हम चाइनीज चाइनीज आर्ट की ओर। हम्म, देखो, ये जो कलर्स और पैटर्न्स जो नए नए टाइप के आए, ठीक है, हम्म। ये जो थे, ये रिफ्लेक्ट करते थे इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज एंड पर्शियन आर्ट, ठीक है। जो कि देखो जितना भी कुछ आया ना रेनेसेंस के बाद तुम्हारा इसमें इटली में, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, प्रिंट टेक्नोलॉजी हो, गन पाउडर हो, ठीक है, गन पाउडर के बाद कंपास का इन्वेंशन हो, वॉच का इन्वेंशन हो, अबेकस का इन्वेंशन हो, ठीक है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं से, ऑयल पेंटिंग हो, कहीं ना कहीं से वो चाइनीज और पर्शियंस बेसिकली। अभी मल्टीपल गेमिंग कौन है? सोहन तुम हो क्या ये? हेलो? नहीं, मैं निकल गई थी, सोहन का फोन आया था, बोल रहा है कब की लिंक भेजी है वगैरह वगैरह। मैंने बोला जल्दी ज्वाइन कर। ये उसकी आईडी है क्या, मल्टीपल गेमिंग? पता नहीं, उसकी होएगी। हाँ। मल्टीपल गेमिंग, आर यू हियर? हाँ भैया। ओके, मल्टीपल गेमिंग। अब से मैं इसको मल्टीपल गेमिंग ही बुलाऊंगा अभी। ओके, ठीक है, तो सबको आवाज आ रही है? मल्टीपल गेमिंग तुम्हें, श्वेता तुम्हें? हाँ जी भैया, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो कलर्स और पैटर्न्स थे, जितनी भी पेंटिंग्स थे, वो रिफ्लेक्ट करते थे कहीं ना कहीं चाइनीज और पर्शियन आर्ट को। क्योंकि ट्रेड रूट के थ्रू यही एक नई चीज थी जो कि यूरोप में आ रही थी। और इसको थैंक्स टू मंगोल्स, मंगोल्स लेके आए, थोड़ा अवेलेबल किया उन्होंने। क्या हुआ? शिखा बोलो। शिखा कुछ कह रही थी क्या? पाउडर के बारे में पूछ रही थी। गन पाउडर, गन पाउडर ना? गन पाउडर ही पूछ रहे होगे। गन पाउडर कुछ नहीं था, इसको बारूद कहते हैं। हाँ, इसको किस लिए यूज करते थे, क्या था ये? बारूद मतलब इसको बम विस्फोट वगैरह के लिए यूज करते थे। पेंटिंग में कैसे use करते नहीं, पेंटिंग में इसको यूज नहीं करते थे, आई मीन गन पाउडर को मैंने वैसे बताया कि काफी सारी चीजें आई थी तुम्हारी चाइना से, पर्शिया से, यानी कि आज के ईरान से, ठीक है। गन पाउडर भी उसके साथ साथ आया था। कंपास का इन्वेंशन, कंपास की भी खोज कर ली थी चाइना के सोंग डायनेस्टी ने, बट आके फिर अभी हमको यही बताते हैं कि यूरोप में हुआ था। तो मंगोल्स ने अवेलेबल किया था ये सब, ठीक है। इटालियन आर्ट ने इसको एक्वायर किया एज अ न्यू क्वालिटी नोन एज रियलिज्म। अब रियलिज्म अलग ही फील्ड ऑफ नॉलेज है। रियलिज्म का मतलब है एक ऐसा मूवमेंट या ऐसी एक स्टडी जो कि एकदम रियलिटी को, क्या कह लो, रियलिटी को डिपिक्ट करती हो,
अगर पेंटिंग बनानी है तो एकदम रियल लाइफ पेंटिंग बनाओ, क्योंकि पहले वेजिटेबल कलर से पेंटिंग बनाते थे तो वो रियल लाइफ तो कहीं की भी नहीं लगती थी। बाद में जब ऑयल पेंट्स आ गए तो एकदम रियल लाइफ। तुम अगर ऑयल पेंट्स और वेजिटेबल पेंट्स, अगर वाटर कलर पेंट्स के बीच में फर्क देखोगे तो काफी रियल लाइफ लगता है ऑयल पेंट्स। ठीक है, तो रियलिज्म पे इसने कुछ ना कुछ ऐड ही किया, इस जो टेक्नोलॉजी आई थी नई ऑयल पेंट्स वाली। और ये बाकी 19 सेंचुरी तक रही अच्छे खासी। उसके बाद एक नया पेंटिंग स्टाइल आ गया था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक्रिलिक पेंट कहते हैं उसको, तो वो आ गया था। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा एनाटॉमिकल नॉलेज, जो बॉडी की एनाटॉमिकल नॉलेज होती है, बोन्स, बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स, थ्री डी लुक देने के लिए, एंड फिजिकल लॉज ने काफी ज्यादा ऐड किया है इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, अब आर्किटेक्चर पे आते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है, कोई बताएगा? मल्टीपल गेमिंग, सोहन? कोई भी बताओ आर्किटेक्चर का मतलब। गूगल मत करना बस। चलो मैं ही बता देता हूँ। कोई किसी काम भी एक, होता है। नहीं 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 नहीं, किसी भी बिल्डिंग के डिजाइन को, स्ट्रक्चरल डिजाइन को, ठीक है, आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल डिजाइन, उसका ढांचा किस तरीके से उसका बनता है, उस डिजाइन को आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है आर्किटेक्चर का। अब रोमन स्टाइल ऑफ मेकिंग बिल्डिंग, यानी कि रोमन स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो डिजाइन होता था वो कैसा होता था। ठीक है, अब सबसे पहले रियलाइज किया कि रोमन के जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो बिल्कुल पिलर बेस्ड होते थे, यानी कि बस पिलर होता था और ऊपर एक प्लेन छत होती थी, कुछ इस तरीके का होता था। अगर तुम एंशियंट रोमन स्टाइल देखोगे आर्किटेक्चर के, कि तो तुमको ऐसा ही मिलेगा। पर बाद में, ठीक है, बाद में पता चला आर्किटेक्ट्स को ज्योमेट्री की मदद से कि डोम्स, डोम्स का मतलब है गुंबद, इसके ऊपर अगर तुम गुंबद बना दोगे कुछ इस तरीके से। क्या हुआ शिखा? शिखा कुछ कह रही है? शिखा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही अभी, तुम टाइप कर भैया। दो। हाँ बोलो। ओ यार। बोलो 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 बोलो, आ रही है अभी आवाज। लाइव क्या आवाज आई नहीं? समझा दो आप। उम, 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 उम। बाकियों को आ रही है आवाज? शिखा की, आ रही है। शिखा की आवाज आ रही है? अरे भैया उसको नेट इश्यू हो जाता है बीच बीच में ना, इस वजह से याद नहीं आ रही अच्छा है। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, उसको मैं रिकॉर्डेड क्लिप भेज दूंगा इस क्लास की, फिर वो देख लेगी उसको, अगर कुछ क्लियर नहीं होगा तो वो देख लेगी। ठीक है, भैया ग्रुप पे ही शेयर कर देना एक बार। हाँ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, लेकिन तुम लोग बने रहो यहीं पे, हाँ वो तो तुम हमें लोग है, मत लेकिन चला जाना। तो मैं ये कह रहा था कि पहली बात रियलाइज करी रोमन आर्किटेक्चर में कि जो डोम्स हैं यानी कि गुंबद हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है एक एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पर महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है वो, यहाँ पर ए है। ठीक है, एक्सपेंसिव है, इसका मतलब क्या है,
वो ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है, एक ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ हो सकता है, ज़्यादा स्पेस ले सकता है एक डोम, ठीक है, और कम से कम बिल्डिंग मटेरियल लगता है इसमें। यानी कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल डिस्कवरी थी एक गुम्बद की, जिसमें तुम ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर सकते हो एक रूम में, साथ में कम से कम बिल्डिंग मटेरियल के साथ। और ये जो स्टाइल ऑफ वो था तुम्हारा आर्किटेक्चर, ये तुम्हारा मिडल ईस्ट से लिया था, अरेबिया से लिया था, बाइजेंटाइन यूरोप, बाइजेंटाइन एम्पायर टाइम से लिया था, ठीक है। ये कोई न्यू डिस्कवरी नहीं थी रोमन टाइम में, ये कहीं ना कहीं से लिया था। तो रोमन आर्किटेक्ट्स ने इस बात को बखूबी ध्यान में रख लिया और ये बात को अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। तो रोम को इसी आर्किटेक्चर के बेसिस पे रिवाइव किया गया 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी वही टाइम है जब सब कुछ हो रहा था, ठीक है। आर्किटेक्चर अलग से कोई टाइम पीरियड में नहीं आया था, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग सब टाइम एक ही टाइम पे हो रहा था। अब रोम में पोप रहता था, क्योंकि वो रोमन पोप था, ठीक है। वो पॉलिटिकल पावर रोमन रोमन सिटी ऑफ रोम वहाँ पर एक्सरसाइज करता था बस, ठीक है। उसकी कोई ज़्यादा पावर थी नहीं बस रोम के अलावा। तो 1417 के बाद, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया स्टडी ऑफ रोम पास्ट, रोम की एंशियंट खुदाई कराई, ठीक है, डिस्कवरीज हुई बहुत सारी। मैंने तुम्हें बताया था अभी पहले कि बहुत सारे खंडहर निकले, बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स निकले। तो उनको जब स्टडी किया तो बहुत कुछ पता चला। अब उसमें कुछ नया ऐड किया, जैसे कि ये डोम वाला सिस्टम तुम्हारा नया था, गुम्बद लगाने का, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो पायनियर्स थे, यानी कि एक तरीके से मान लो कि क्या कह सकते हो तुम, फ्लैग बियरर्स थे, ठीक है। और उन्होंने एंशियंट रोम के जो रून्स थे, ठीक है, जो खंडर थे, इनको बहुत ही अच्छे से स्टडी किया, अनकवर किया, और रिवाइवल हो गया एक तरीके से। इसको हम पूरा रिवाइवल मानते हैं ऑफ इम्पेरियल, ठीक है, राजशाही रोमन स्टाइल आर्किटेक्चर का, जिसको उन्होंने नाम दिया क्लासिकल आर्किटेक्चर, ठीक है। इसको वैसे क्लासिकल बोलते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ नया है नहीं, बस डोम और कुछ स्कल्पचर्स वगैरह के अलावा सब कुछ क्लासिकल ही है उसमें, ठीक है। लेकिन इसको न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल माना गया, क्लासिकल है। जब हम बात करते हैं क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल, तो हम ग्रीक वो क्या कह लो तुम, जूलियस सीजर वाले रोमन एम्पायर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं इसकी जो नया रिवाइवल हुआ रोमन कल्चर या आर्किटेक्चरल स्टाइल का, ठीक है। तो इसमें डोम भी थे, इसमें स्कल्पचर भी बिल्डिंग के अंदर लगाए जाते थे, और बहुत कुछ था इसमें नया, ठीक है। पहले वाले में कुछ नहीं था, कुछ खास छत भी नहीं होती थी, नए वाले में काफी कुछ था। स्कल्प्टर्स और आर्टिस्ट मिल के काम करते थे, पेंटिंग स्कल्पचर्स को यूज करते थे, पेंटिंग्स को भी और स्कल्पचर्स को भी, टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स, ठीक है। केवल डोम ही नया नहीं था, अब इसके अंदर भी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स यूज करते थे ताकि बिल्डिंग की और ज्यादा शान शौकत बढ़ाई जा सके, ठीक है यहाँ तक। एंड यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स थे जो कि पेंटर्स के रूप में, स्कल्पचर्स के रूप में और आर्किटेक्ट्स के रूप में पोस्ट निकले इनकी, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग इसमें प्रसिद्ध हुए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए इसी काम में, ठीक है। ये तीन मेन थे क्लासिकल क्लासिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में, रोमन क्लासिकल में। यहाँ तक क्लियर है? मल्टीपल गेमिंग, श्रुति, श्वेता, कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ। सोहन बोल भाई। माइक ऑन किया लेकिन बोला नहीं। श्रुति, तुम, श्वेता, तुम्हें क्लियर है? नहीं भैया, लास्ट वाला नहीं समझ आया ठीक से। लास्ट में मैंने बस यही बताया, क्योंकि इस पूरे आर्किटेक्चरल जो स्टाइल था इसको रिवाइव किया जा रहा था बेस्ड ऑन एंशियंट रोमन जो रून्स मिले थे, जो खंडहर मिले थे, उनके बेसिस पे। तो बेसिकली वो सारी चीजें क्लासिकल थी, लेकिन उसको एक नया रूप दिया जा रहा था। लेकिन स्टिल यहाँ पर उसको उस नए फॉर्म ऑफ वो आर्किटेक्चरल स्टाइल को भी क्लासिकल रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल ही बोला,
ठीक है, वो नया जो 15 सेंचुरी में आया उसको भी क्लासिकल ही बोला जा रहा था, ना कि मेडिवल बोला जा रहा था। ठीक है, ये मैंने बस बताया। और इसमें मेन रोल था पेंटर्स का, जो कि बहुत ही सुंदर ऑयल पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है, ऑयल पेंट्स को यूज करके, रियलिस्ट बेसिकली ये लोग थे। स्कल्पचर्स का, जो कि बहुत ही सुंदर 3D लुक वाले स्कल्पचर्स बनाते थे। और आर्किटेक्ट्स, जो कि बहुत ही सुंदर नक्काशी करते थे, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को बहुत ही सही तरीके से लगाते थे बिल्डिंग्स में। क्लियर है? अब बोलो। क्लियर है श्रुति? हाँ भैया हाँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए ले लो माइकल एंजेलो बोनोराटी। ठीक है, ये अजीब सा नाम है। अगेन ये ईयर को याद मत रखना, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब माइकल एंजेलो जो था, ठीक है, यहाँ तक बोलो। तो माइकल एंजेलो बोनोराटी जो था, ये इसको याद किया जाता है, इसका जो क्रिएशन था, ठीक है, इसी ने, ये आर्किटेक्ट था बेसिकली। ठीक है, और ये जो आर्किटेक्ट था, इसने बेसिकली वो जो अभी मैंने तुम्हें दिखाया था ना चर्च, सेंट पीटर्स चर्च, उसका डोम डिजाइन किया था। उसका जो डोम था लंबा सा, उसने इसी का मतलब डिजाइन किया था उसने। ठीक है, और साथ में स्कल्पटर भी था ये, और पीटा इसने बनाया था, द पीटा, जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है, जिसमें जीसस की जो मदर है, शायद से उन्होंने जीसस को हाथ में लिया हुआ है, मैरी ने। ठीक है, और उन्होंने क्या कहते हैं, जीसस को लिया हुआ, और वो स्कल्पचर है पूरा, उसने बहुत अच्छे से डिजाइन किया उसको। उसको एक बार जाके देख लो अगर तुम्हारे पास बुक है तो। ठीक है, और ये भाई साहब पेंटर भी थे, और इन्होंने सेंसाइन चैपल जो है रोम में, जो पोप का था, जो भी था, वहां पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स भी बनाई है। बोलो, बोलो सोहन। सोहन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो तुम टाइप कर दो। माइक ऑन हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, ये बताओ। टाइप कर दो तुम। अब तक तुम टाइप करो, मैं आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, और बाकी ये बस माइकल एंग्लो वाला याद रख लेना। और ये ड्यूम कह रहा हूँ, जो डोम है फ्लोरेंस का, ये फिलिप्पो ब्रुनशी, इसका याद मत रखना, ये सब नाम पूछे नहीं जाते बेसिकली। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ही काफी है एग्जाम्पल के लिए, बिकॉज जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें भी एक एग्जाम्पल काफी होता है। और माइकल एंजेलो तो 3 in 1 था, ऑलराउंडर था, ये आर्किटेक्ट भी था, ये तुम्हारा स्कल्प्टर भी था, और पोप का उसने भी बनाया था, पेंटिंग भी बनाया था, तो ये पेंटर भी था। ठीक है, तो इंडिविजुअल इनको क्या बोलते हैं, जाना जाता था। कोई गिल्ड नहीं होता इनका। गिल्ड का मतलब है कोई ग्रुप नहीं होता इनका, कि जैसे कोई फेमस आर्टिस्ट का ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं था इनमें। ठीक है, और यही सब बातें थी बेसिकली इस वाले सेक्शन में। तो किसी को कोई डाउट? सोहन, तुम कुछ टाइप कर रहे थे, तुम टाइप कर दो। श्रुति, श्वेता, तुम्हें क्लियर है? बताओ, जी भैया। बोलो श्वेता, क्लियर है? हाँ भैया सुन रही हूँ। ठीक है, डाउट क्लियर? डाउट क्लियर भी हो गया तुम्हारा? चलो बढ़िया है। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक कर लेते हैं अभी भर। न्यू कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स हम नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे उसको, क्योंकि वो नया, बिल्कुल ही नया टॉपिक है। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, अगेन यहाँ पर चाइना को याद रखना, चाइनीज कंट्रीब्यूशन कभी मत भूलना इस चैप्टर में। ठीक है, और
बेसिकली द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स में तुम्हें बस एक प्रिंट रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा इसमें। और इटली को जब एकदम वेल लाइक वेकेशन स्पॉट बना दिया गया ना बहुत सारी चीजों की वजह से, इसके मैग्निफिशिएंट स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, कमाल के बिल्डिंग आर्किटेक्चर, जो कि आंखें एकदम पहले कभी देखा नहीं था किसी ने। जो आर्टिस्ट आते थे यूरोप से, अलग अलग जगहों से, वो देखते रह जाते थे। ठीक है, और बड़े बड़े आर्टिस्ट ने इसको बनाया था, उनका नाम था पूरे शहर में, पूरे इटली में, इटालियन पेनिनसुला में। ठीक है, तो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन भी उसी टाइम पे होता है बेसिकली 16 सेंचुरी के आसपास। और उसके लिए भी तुम चाइनीज को ही ब्लेम करोगे टेक्नोलॉजी के लिए। बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए चाइनीज लोग जिम्मेदार थे और मंगोल लोग जिम्मेदार थे उस टेक्नोलॉजी को चाइना से थ्रू सिल्क रूट इटली तक लाने के लिए। ठीक है, तो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी 12th सेंचुरी में डेवलप हो चुकी थी। प्रिंटिंग तुम्हारी, जो तुमने एक एंशिएंट किस्सा सुना होगा कि नहीं सुना होगा, कि कैसे एक पेपर बनाया था मधुमक्खी ने, उसको देख के एक चाइनीज स्कॉलर ने पेपर सबसे पहले इन्वेंट किया। वो 12th सेंचुरी में वो सब किस्से कहानी उस समय के हैं, और वो सीधा मंगोल्स लेके आए थ्रू सिल्क रूट टुवर्ड्स इटली। तो इटली में ये जो मंगोल जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, ये लेके आए एक्चुअली में ये तुम्हारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और इसको ऑब्जर्व किया सबसे पहले जोहानस गुटेनबर्ग ने। ठीक है, ये एक वेनाइस से था। ठीक है, वेनाइस अभी मैंने तुम्हें शहर दिखाया था जो कि आधा पानी में है। ठीक है, और वहां पर बहुत ज्यादा हॉलीवुड और बॉलीवुड शूट्स होते रहते हैं, बिकॉज वो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में वैसे, क्योंकि वहां पर रोड्स नहीं होती, वहां पर बोट्स होती हैं, नहरों में बस पानी चलती रहती है वहां पे। ठीक है, तो जोहानस गुटेनबर्ग जो था, इसने उस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया, प्रिंट टेक्नोलॉजी को। और बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज भी आए थे, जैसे कंपास की इन्वेंशन में काफी ज्यादा रोल है चाइनीज का। ठीक है, अबेकस जो सबसे पहले ऐसा माना जाता है काउंटिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट बना था, और बाकी अलग अलग चीजें। ठीक है, तो जोहानस गुटेनबर्ग ने 1455 में अपना प्रिंटिंग प्रेस खुला और उसमें 150 कॉपीज प्रिंट करी बाइबल की। ठीक है, बाइबल की 150 कॉपीज, 1 साल लगा इसको प्रिंट करने में। और कमाल का ये मतलब इन्वेंटर, और मतलब कि वो था जर्मन इन्वेंटर था। ठीक है, और ये वहां आता है इटली में और वहां पर काम करता है बेसिकली। ठीक है, इससे पहले अब कैसे प्रिंट होता था, मान के चलो बाइबल ही है, हाथ से लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी ये लोग। ठीक है, इसको एक कॉपी को लिखने में कितने महीने लग जाते थे। जोहानस गुटेनबर्ग ने क्या किया, इसकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, इसकी मदद से 150 कॉपीज 1 साल में प्रिंट हो सकती थी। ठीक है, वो बात यहाँ पर लिखी भी हुई है कि एक मंक, क्योंकि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, बेसिकली मंक ही ये काम करते थे। ठीक है, ये अपना पूरा दिन मोनास्ट्रीज में कॉपीज लिखते रहते थे बाइबल्स की, उनपे कमेंट्रीज लिखते रहते थे। और बाद में प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, बुक्स अवेलेबल हो गई बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, इन प्रिंटेड फॉर्म, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स उसको पढ़ सकते थे और लेक्चर नोट्स पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो जो उनको बताया जा रहा था उसके अलावा खुद से भी पढ़ सकते थे। इससे क्या होगा, तुम लोगों को पता है, एक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी लोगों के अंदर। ठीक है, एक क्विकर स्प्रेड ऑफ आइडियाज होता था। अब एक बुक पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, अब लोग अपने यहाँ से अपने हिसाब से बुक खरीद सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और बहुत तेजी से आइडियाज, ओपिनियंस और नॉलेज का ट्रांसफर होता था, स्प्रेड होता था। ठीक है, तो एक प्रिंटेड बुक्स थी, ठीक है, वो बहुत इजीली स्प्रेड हो सकती थी और कर भी सकती थी न्यू आइडियाज टू हंड्रेड ऑफ पीपल, क्योंकि यूरोप में एक नया कल्चर आ गया था जिसमें एक इंसान पढ़ता था गांव में और बाकी लोग उसके अराउंड बैठ के सुनते थे। अब धीरे धीरे वो लोग भी पढ़ने लग गए, उन लोगों को भी पढ़ना आ गया, तो वो लोग भी पढ़ने लग गए और बाकियों को पढ़ाने लग गए। ठीक है, तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल कॉपीज, पीपल कुड ऑल्सो रीड बुक्स। ठीक है, वो किसी और पे डिपेंडेंट भी नहीं थे कुछ समय तक। एज अ रिजल्ट लोगों के बीच में एक रीडिंग हैबिट आ गई। बाद में तुम देखोगे 200 साल बाद लाइब्रेरीज खुल गई। इंग्लैंड में सबसे पहले लाइब्रेरी खुली, ठीक है, जो आज लाइब्रेरीज हम देखते हैं, वो भी खुली थी ऑफिसर्स के लिए, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनके लिए बस उस टाइम पे। अभी तो सबके लिए, हमारे लिए भी खुल गई, स्कूल्स में। ठीक है, तो इटालियन ह्यूमनिस्ट जो कल्चर था, वो बुक्स के थ्रू सबसे पहले आल्प्स को क्रॉस कर गया। आल्प्स तुम्हें मैंने बताया था, मैंने तुम्हें बोला था याद रखना इस माउंटेन रेंज को।
ये इटली को डिवाइड करता है, अलग करता है बाकी यूरोप के साथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रिंटेड बुक्स, क्योंकि बुक्स अब पूरे यूरोप में जाने लग गई और वहां से कनेक्शन बन गया बेसिकली, ठीक है। और आल्प्स ही एक्सप्लेन करता है व्हाई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो हुए थे इटली में पहले, वो केवल और केवल इटालियन पेनिनसुला तक या कह लो पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित थे। क्लियर है यहाँ तक? श्रुति, श्वेता, मल्टीपल गेमिंग मतलब सोहन, बोलो। बोलो बोलो। भैया आज क्या था? आल्प्स, आल्प्स में तुम्हें बताता हूँ क्या था, रुको, वेट ए सेकेंड। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें शिखा? हाँ दिख रही है। अब यहाँ पर हाँ। अगर तुम देखोगे ना, तो ये इटालियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला यानी कि तीन साइड से कवर्ड है वाटर से, ठीक है, साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर है तुम्हारा रोम, ठीक है, और रोम के ही पास में है तुम्हारा ये फ्लोरेंस, ठीक है, जो एंशियंट सिटी है। इसके पास में है तुम्हारा बोलोंगना, एंड देन आ जाता है तुम्हारा यहाँ पर पडुआ, और इसी के बगल में प्यारी सी सिटी है वेनाइस, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें मैंने बताया था सबको कि पानी से भरा हुआ है और यहीं पर बहुत सारे बॉलीवुड गानों की शूटिंग भी हुई। यहाँ पर तुम्हें बोट्स भी दिख रहे होंगे, ठीक है, और ऐसे ब्रिजेस हैं बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे, ठीक है। और ये है बेसिकली ये, अगर मैं इसको 3D देखूं तो 3D भी देख सकते हो तुम इसको, ठीक है। यस, ठीक है, टेक्नोलॉजी लगता है अभी डेवलप करी है गूगल ने, तो बहुत प्यारा सा शहर है। अब जरा 2D पे आ जाते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये आल्प्स जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ये है तुम्हारे जितने भी ये वाइट कलर के माउंटेन रेंजेस दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये है आल्प्स, ठीक है। और ये डिवाइड करता है पूरे इस वाले पोर्शन को पूरे यूरोप के साथ, जो कि ये वाला फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी दिख रहा है तुम्हें, स्विट्जरलैंड भी। स्विट्जरलैंड आल्प्स के नॉर्दर्न साइड पे है और बहुत ही कमाल का शहर है, ठीक है। ये बर्न सिटी तुम्हें दिख रही होगी स्विट्जरलैंड की, और ये आल्प्स पूरा माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो बाद में ट्रेडर्स ही लेके गए प्रिंट टेक्नोलॉजी को थ्रू फ्रांस और ये बाकी जगह से, ठीक है। क्लियर है? हाँ। ठीक है। और ये जो तुम्हें मैं इंग्लिश चैनल बता रहा था उस समय, वो ये है पिछले चैप्टर का, ये जो बीच में तुम्हें यूके और फ्रांस के बीच में ये दिख रहा है ना, ये है तुम्हारा इंग्लिश हाँ। चैनल। और अगर हम सर्च करें नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी, तो ये फ्रांस में अभी, और तुम्हें दिख भी रहा होगा नॉर्मैंडी का जो प्रोविंस है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली यहीं से गया था ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जिसका नाम था, हाँ। क्या नाम था उसका? विलियम वन। विलियम वन। विलियम वन। चार्ल्स वन कौन था? चार्ल्स वन वो था शालमन, चार्ल्स द ग्रेट। ग्रेट। बेसिकली यही बताया था मैंने स्टार्टिंग में भी चैप्टर के। और क्लियर है तुम्हें आल्प्स माउंटेन रेंजेस? हाँ। हाँ। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रहने दें हम, विराम दें यहीं पे हाँ। चैप्टर ओके। को। शिखा और इसको श्रुति तुम्हें क्लियर है? सोहन तुम्हें?